Ji students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal Khan. I am your physics instructor. Today we are going to study your PMC topic number 10, 11 and 12. That is your test number 9. Topics are included electronics, atomic spectra and modern physics. Last time we have discussed about the electromagnetism and we have learned a lot. If you have any query, you can comment here. If you have not subscribed our channel, you can like, subscribe and press on the bell icon as well. Students, let's start our today's discussion. Question number 1. The hydrogen atoms are excited to the stationary state designated by the principal quantum number n is equal to 5. तो उसने पूछता है कि जी द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी. देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए मैं आप लोगों को एक रूल सिखाने लगा हूं. आपके पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n गिवन हो तो फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2 से आप नंबर ऑफ पॉसिबल क्वांटम लाइंस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर मैं इसकी जगह पे 5 पुट करूं तो दैट मीन्स 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 20/2. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी. तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस वाली ऑप्शन कौन सी बनती है जी? अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस टर्मिनेट ऑन द. देखें जी, इसका रूल मैं आप लोगों को सारे इकट्ठे बता देता हूं. हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है: लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड. इसमें जो लाइमन सीरीज है वो 1, उसके बाद बाल्मर 2 और फिर 3, 4 एंड सो ऑन पे चलता है. दैट मीन्स अगर हम बात करें बाल्मर सीरीज की तो बाल्मर सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ने हमेशा आना है दूसरे में. अगर हम बात करें ब्रैकेट सीरीज की तो ब्रैकेट में हमेशा इलेक्ट्रॉन ने आना है फोर्थ के अंदर. तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सी बनती है जी? ब्रैकेट सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन विल टर्मिनेट टू द फोर्थ ऑर्बिट. डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जी, बाल्मर सीरीज इज ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एज इट लाइज इन. किस रीजन के अंदर लाई करती है जी? देखें ये भी सुन लें. जब हम बात करेंगे लाइमन सीरीज की, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है. अगर हम बात करें इसके बाद बाल्मर की तो बाल्मर विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है. और बाकी तीनों जो सीरीज हैं वो सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती हैं. यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा बाल्मर सीरीज का, तो बाल्मर सीरीज विल लाई इन द विजिबल रीजन. ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द एक्सप्रेशनल वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज. ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. एज सच याद करना पड़ेगा आपको. यूनिट इसका पर मीटर होता है. तो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रीजन 2e से जंप करके e पे आ रहा है. अब बताएं अगर वो किसी सेंट्रल रीजन को उसने नाम दे दिया है 4e/3, अगर यहां से जंप करके यहां पे आए तो कितनी एनर्जी या वेवलेंथ एमिट करेगा? अगर 2e से e पे आया तो दैट वाज एमिटिंग ए वेवलेंथ लैम्डा. एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जबकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. देखें जब वो 2e से e तक आएगा तो दैट विल एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. उसकी खास फ्रीक्वेंसी होगी वेव की, उसकी वेवलेंथ होगी. लेकिन अगर कंपैरेटिवली इसमें देखें तो एनर्जी शॉर्टर हो जाएगी. एनर्जी शॉर्टर होने का मतलब लेसर फ्रीक्वेंसी वेव एमिट होगी और ग्रेटर वेवलेंथ होगी. इसका मतलब जब रीजन छोटा हो गया तो ग्रेटर वेव देखनी है. ऑप्शन में देखें ग्रेटर वेवलेंथ कौन कौन सी है. ग्रेटर वेवलेंथ के अंदर यहाँ 4/3 लैम्डा हो सकता है या 3 लैम्डा हो सकता है. देखिए हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो 3 गुना तो कम नहीं हुआ. वेवलेंथ 3 गुना तब बढ़ती जब एनर्जी 3 गुना शॉर्टर हुई होती. तो ऐसा नहीं है. दैट मीन्स वी विल go towards the beta option. 4 λ/3 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिएगा. The frequency of photon having energy 100 electron volt is. देखिए जी उसने हमें एनर्जी दे दी है दैट इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इसको जाउल में कन्वर्ट करना है सो मुझे इस एनर्जी को 100 को मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 से. आपको पता है एनर्जी इक्वल होती है. उसने पूछा क्या है? उसने पूछा जी द फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इज. अब हमें पता है E इज इक्वल टू HF होता है. दैट मीन्स अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इस H को नीचे लाना पड़ेगा. तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 100 इंटू 10 रेज इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34. अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं F इज इक्वल टू, कैंसिल करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर, या इसको डायरेक्ट 16 कर लेते हैं तो मैं लिखूंगा 16 इंटू 10 रेज टू द पावर. देखिए जब मैंने इसको 16 किया तो पावर -20 हो गई और -20 और ये 2 जीरो जब सॉल्व किए तो दैट विल बिकम -18 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34
-34 से जब सॉल्व करूंगा तो 6 के टेबल में, या अप्रोक्सीमेटली इसको 7 कंसीडर कर लें, तो इसके समथिंग वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग। सो f विल बी इक्वल टू 2 पॉइंट इंटू 10 रेज टू द पावर -18 प्लस 34। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा? 34 में से आपको 18 माइनस करने हैं। ऑप्शन देखिए हमारे पास जो इसमें से बेस्ट ऑप्शन बन रही है दैट इज 2.4 एक्सपोनेंट, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 16। सो 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स आपको अप्रोप्रिएट मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, सो यू विल गेट द आंसर। तो पावर 16 वाला आंसर ठीक है, दैट इज बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 4 to n = 2 इन हाइड्रोजन विल बी। देखिए जी उसने वेवलेंथ के बारे में पूछा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 में आया तो 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/16। इसको सॉल्व कर लें, इट विल बिकम r इंटू 16, एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1, दैट विल बी 3/16 r। अब हमें करना क्या है, क्योंकि मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना, जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 16/3 r। ऑप्शन देखें जी कौन सी हमारे पास, r डिनोमिनेटर के अंदर यानी यहाँ पे आएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन विल बी बीटा। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 16/3 r, 3 के साथ हमने r लिखना होता है, सो r जो है वो इसके साथ 3 के साथ मल्टीपल है। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी, लाइमन सीरीज लाइज इन, मैंने आपको सारे रीजन बता दिए, लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती है जी, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहता है द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस, जबकि वो 4 से आ रहा है, जब n = 4 होगा तो 4 शेल से आते हुए 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लें, दैट विल बी 12/2, तो आंसर आ जाएगा 6 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी इमिटेड। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस की ऑप्शन डेल्टा जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जी, नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा आर, नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा 3 तरह के होते हैं, या तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो सकता है, या तो वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हो सकता है, या वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी कहते हैं। तो 3 टाइप्स है, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एटम का होता है, बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर होता है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का होता है। सो देयर आर 3 टाइप्स। ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट वन। The energy required by the mass 1 gram moving with the speed of light will be, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला यूज करें, E is equal to mc²। क्वेश्चन नंबर हमारा बन रहा है 11, E is equal to mc² के मुताबिक जब आप एनर्जी फाइंड करने लगेंगे, मैस को 10⁻³ kg पुट करें, 1 ग्राम मीन्स 1000 से डिवाइड करके ये आ जाएगा, और जब आप इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 9 × 10⁻⁹ जब आप 8 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 16। अब इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट 9 × 10⁻16 माइनस 3 करें दैट विल बी 13। ऑप्शन देखें जितने जाउल एनर्जी मेट होगी दैट विल बी 9 एक्सपोनेंट 13। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया, कहता है जी डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर इन द सर्किट शोन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब आप पॉजिटिव की तरफ से फ्लो करवाना शुरू करें, अगर यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इसको जिस साइड के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा वहीं से फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, तो यहाँ से करंट इधर जाएगा। अब बी पॉइंट के आगे उसको यहाँ पे नेगेटिव यानी रिवर्स बाइसिंग मिली, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। उसने क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही पूछा हुआ है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट विल बी फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन। स्टेटमेंट्स पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को। पहला कहता है जी HF इज इक्वल टू mc², दैट इज द करेक्ट आंसर। कहता है जी HF भी एनर्जी होती है और mc² भी एनर्जी होती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू HF/c²। सो अल्फा ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है जी। बीटा की तरफ चलते हैं, E इज इक्वल टू HF, दैट इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी फोटोन पार्टिकल एज वेल एज वेव, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 13 की ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा जी, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी। तो इसका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू PC। जब आप इसको स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो E² इज इक्वल टू P²C², दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 66 इलेक्ट्रॉन विल बी। अगेन वही मेथड लगाना पड़ेगा, E इज इक्वल टू HF
क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 15 मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले एनर्जी 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 66 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 लिख लें, इसको डिवाइड करें एच की वैल्यू दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 से। सॉल्व करने के लिए मैं इसको भी 6 पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको जब मैं एक पॉइंट पीछे लेके जाऊंगा पावर में एक ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस 18 और नीचे लिखूंगा 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। 6.6 को 6.6 से कैंसिल कर दे रफली, तो आई विल गेट 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 प्लस 34। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नियरेस्ट ऑप्शन आपकी बनेगी। अब इसको मैं अगर 1.6 भी साथ लिखा रहने दें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 प्लस 34, और अगर इसको मैं 16 करता हूँ, इसको आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 16। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 16 इंटू 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्ज, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सी बनती है, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ई की एनर्जी जो 66 गिवन थी उसको मैंने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जाउल में किया और फिर मैंने उसको 8 से डिवाइड किया। जब सॉल्व करते हुए मुझे 6.6 करना पड़ा तो मैंने पावर को माइनस 18 बना दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 1.6 ऐसा चलता रहा, पावर्स को माइनस करके मेरे पास आ गया जी पावर इसकी 16, और जब मैंने इसको 16 बनाया तो पावर बन गई 15। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दी है। वो कहता है जी इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट हैपेंस फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल टू द इनपुट। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे नेगेटिव टर्मिनल, करंट का फ्लो यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से जाने के ऊपर D1 एक्टिवेट होगा क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग मिलेगी। आगे जाएंगे तो यहाँ से पहले करंट की डायरेक्शन इस तरफ चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से उसको फॉरवर्ड बाइसिंग मिलेगी D3 में से, दैट मींस D1 एंड D3 फौरन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं जी कौन सी बनती है। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, D1 एंड D3 कंडक्ट्स, ये दोनों कंडक्ट करेंगे। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 17, इन बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट टू। ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीजें लाइमन सीरीज में फर्स्ट में टर्मिनेट करता है, देन बाल्मर में सेकंड में टर्मिनेट करता है। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं जी। इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट इनटू द सेकंड ऑर्बिट, थर्ड से सेकंड में आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन में उसने पूछ लिया जी व्हाट इज द वेवलेंथ, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर। सो सेकंड से थर्ड में जंप करने का मतलब ये होता है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट को एज सच लिखें मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट एज सच, एलसीएम लें दैट विल बी 36, 9 माइनस 4 ऊपर आ जाएगा। सो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 5 ओवर 36। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो लैम्डा विल बी 36 बाय 5 आर। देखें जी ऑप्शन हमारी कौन सी ठीक बन रही है, तो गिवन ऑप्शंस में से 36 बाय 5 आर इज द अल्फा ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट देन वन गेट्स, अच्छा वो कहता है जी सेकंड ऑर्बिट में, यानी ये बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज के अंदर हम कौन सी लाइन ऑब्टेन करेंगे, हम बाल्मर सीरीज की लाइंस की ऑप्शन से चेक करें जी, दैट विल बी चार्ली ऑप्शन, दैट इज बाल्मर सीरीज लाइंस ऑब्टेन्ड होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन चार्ली ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। अच्छा बाल्मर सीरीज में आपको ये तो पता है कि जो P की वैल्यू ओवर 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन ने आना तो सेकंड शेल के अंदर ही है, और अगर हम बात करें मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है कि साथ वाले इलेक्ट्रॉन से आना है, यानी मिनिमम एनर्जी। तो n की जगह पे मैं पुट करूंगा 3, और जब मैं मिनिमम वेवलेंथ की बात करूंगा यानी मैक्सिमम एनर्जी, तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूंगा। देखते हैं जी सॉल्व करके क्या बनता है। तो कहता है जी मिनिमम टू मैक्सिमम रेशो, मिनिमम टू मतलब पहले इन्फिनिटी से सॉल्व करते हैं, तो दैट विल बिकम 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी तो 0 हो गया, दैट मीन्स आई विल गेट 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 4। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो लिख दूंगा 4 बाय आर। अब नेक्स्ट जो है ये तो हमारे पास जब हमने इन्फिनिटी पुट की, दैट मीन्स मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ हमने ये फाइंड कर ली। अब मैक्सिमम तक के जाने के लिए मैं लिखूंगा 1 ओवर लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू
आर एज सच 1/2 का स्केयर माइनस 1/3 का स्केयर, जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम आर 1/2 का स्केयर 1/4 माइनस 1/36, जब सॉल्व करेंगे दैट विल बिकम आर इंटू 36 और ऊपर इसी तरह से सॉल्व करके आ जाएगा 5। तो जब इसकी रेशियो लूँगा मैक्सिमम की तो इसको रेसिप्रोकल लेने से आई विल गेट 36/5r। अच्छा, अब हमें इसकी चाहिए रेशो, तो जब हम रेशो की तरफ आएंगे सो आई विल सॉल्व इट एज, उसने कहा जी मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम की वैल्यू थी 4r और मैक्सिमम की वैल्यू आई हमारे पास 36/5r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r को पहले r से कैंसिल कर दें, इट विल गेट 20/36। इसको कैंसिल करते हैं जी, सॉल्व करते हैं 2 के साथ, तो पहले 10/18, देन अगर दोबारा करते हैं तो दैट विल बी 5/9। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन है ये, 5:9, अल्फा इज द करेक्ट आंसर, दैट विल बी 5/9। 5/9 इज द अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का अल्फा ऑप्शन करेक्ट है जी। देखिए थोड़ा सा लेंथी हुआ स्टूडेंट्स, लेकिन हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक एक करके स्टेप किया है। प्रैक्टिस के साथ आप इसको शॉर्टेस्ट मेथड के साथ कर सकते हैं, यानी जिस आपने शेल में जाना है 1/, उसका स्केयर, जिस शेल से आना है 1/, उसका स्केयर, और सॉल्व करके आप उनकी रेशो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 21, टू मेक फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट बी अप्लाइड। एक सर्किट बना हुआ है, देखिए जी टर्मिनल्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा होगा। पॉइंट ए और सी के साथ आउटपुट लगाई जाती है, पॉइंट बी और डी के साथ इनपुट लगाई जाती है, दैट मींस बी डी पॉइंट विल हैव इनपुट। ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चले। एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज इज अप्लाइड ऑन अ हाफ वेव एंड देन टू द फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए जब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट वेव की सेम रहती है, जबकि जब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। यानी अगर एक दफ़ा मैंने सिंगल वेव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की है तो फ्रीक्वेंसीज की, और सेकंड टाइम जो है वो मैंने फुल वेव की है तो फ्रीक्वेंसी की रेशो आएगी 1:2, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। अब क्वेश्चन जरा गौर से सुने, उसने रेजिस्टेंस भी डबल की है लेकिन उससे फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन में उसने पूछ लिया बताएं जी टाइम पीरियड की रेशो क्या होगी। आपको पता है टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। अगर फ्रीक्वेंसीज की रेशो 1:2 है तो टाइम पीरियड की रेशो 2:1 होगी। इसका मतलब जब आप सिंगल वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 1 कंसीडर कर लूं तो डबल वेव यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, तो रेशो 1:2 बनेगी। आउटपुट रेजिस्टेंस को जितना मर्जी चेंज कर लें फ्रीक्वेंसी की रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर टाइम पीरियड की रेशो पूछ ली जाए तो मुझे इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो दैट वाज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 का बीटा ऑप्शन करेक्ट है जी आपके सामने। 23 देखें जी, इफ द डायोड D1 इज टेकन ऑफ फ्रॉम द सर्किट देन द आउटपुट विल बी। आपके सामने सर्किट चल रहा है बेटा, अगर ये इसे सेंटर टैप सर्किट कहते हैं, अगर इसमें से एक डायोड D1 क्लोज कर दिया जाएगा तो ये सिंपल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट बन जाएगा। दैट मींस 23 की ऑप्शन अल्फा करेक्ट है जी। 24 की तरफ चलते हैं। व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड देन इट्स रेजिस्टेंस इज इन ओहम्स। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, ओहम्स के अंदर होती है, लेकिन अगर मैं रिवर्स बायसिंग कर देता तो सेवरल मेगा ओहम्स के अंदर रेजिस्टेंस चली जाती, कंडक्टिविटी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें से ऑप्शन अल्फा ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं 25 की तरफ। फॉर अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स आर रिक्वायर्ड। हमारी बुक के अंदर सिंगल वेव यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए एक डायोड और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो 4 डायोड्स यूज हुए हैं, लेकिन सेंटर टैप सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन 2 डायोड से भी की जा सकती है। अब उसने मिनिमम पूछ लिया तो हमें मिनिमम की तरफ चलना पड़ेगा, 2 डायोड से भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो सकती है। सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 26 देखें जी, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट डीसी वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड 4। देखें जी, कहता है जब हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव साइकिल के क्रॉस भी मिल सकती है और वो नेगेटिव साइकिल के क्रॉस भी मिल सकती है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि दैट विल बी ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, दैट कुड बी एनी ईदर एनी साइकिल। सो ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट वन। 26 का ऑप्शन डेल्टा, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है आउटपुट हमारी। 27 देखें जी, वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। अगेन वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है और हमें एनर्जी दी गई है। E इज इक्वल टू hc/λ यूज करते हैं। जब मुझे लैम्डा निकालना है तो hc/E का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन E शुड बी इन जाउल। हमें जो एनर्जी दी गई है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, C की जगह पे 3 इंटू 10⁻8, और एनर्जी जो मुझे गिवन है दैट इज
is 124 electron volt. That means 124 into 1.6 exponent minus 19. अच्छा, अगर मैं रफली एस्टिमेट करूं तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता 66 को 3 से, तो वो मेरे पास आंसर वही आता जो 124 को 1.6 से करने से आता। ये थोड़ा सा आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि 66 और 3 का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही आता है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा 66.3। जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो पावर में से मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड पे मैंने डेसिमल मूव करवाया, पावर में से एक माइनस करें, आई विल राइट इट एज -35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस फैक्टर को इस फैक्टर से कैंसिल कर दें, अब जस्ट आपके पास पावर सॉल्व करने वाली रह जाएंगी। सो 1 × 10 रेज़ टू द पावर -35 यहाँ से +8 और ये वाला +19 ऊपर चला गया, दैट विल बिकम 1 × 10 रेज़ टू द पावर -35। 19 में आप ऐड करें तो दैट विल बी +27। ये आपके पास तकरीबन बन जाएगा 1 × 10 रेज़ टू द पावर -8। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 × 10 रेज़ टू द पावर -9। तो 10 नैनोमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखें जी 10 नैनोमीटर क्या हमारे पास ऑप्शन है, यस चार्ली ऑप्शन इज 10 नैनोमीटर, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 28 में देखें जी कहता है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द फोटोन, जो गलत ऑप्शन है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, दैट इज वेरी मच राइट। बीटा ऑप्शन ऑफ फोटोन इज नेवर एट रेस्ट, ये भी ठीक है जी। चार्ली में देखें फोटोन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय, ये गलत है जी। फोटोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है ना मैग्नेटिक फील्ड में। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, ये भी ठीक है। सो सिर्फ चार्ली ऑप्शन गलत है, उसने यही पूछा विच इज इनकरेक्ट, सो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन फिल्ड डिस्चार्ज ट्यूब शोज, हाइड्रोजन जो है क्योंकि वो एक एटम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, दैट मींस बीटा लाइन स्पेक्ट्रम विल बी द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन डिस्चार्ज हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम देगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें जी, विच लाइट फोटोन हैज द लीस्ट मोमेंटम। लीस्ट मोमेंटम का मतलब लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एनर्जी मतलब लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ। देखिए जी हमारे पास अगर मैं विबग्योर के फॉर्मूला से भी करूं तो इसके अंदर याद रखिएगा विबग्योर के अंदर वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अगर रेड ऑप्शन हमारे पास है तो इसका मोमेंटम एनर्जी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन इज अल्फा, रेड 1 इज करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो पीएमसी के टॉपिक नंबर 10, 11 और 12 दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कशन की। इससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं। आज होपफुली आपको नए ट्रिक्स शॉर्टकट्स पता लगे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारी टीम आपको आंसर करेगी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच।